हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। जैसा कि आपका लास्ट 4th अटैम्प्ट जेईई मेंस का ख़त्म हो चुका है और मैं आपका अपना एनएस सर आपके लिए लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का 26 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर वाइज बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस थे, क्या लेवल था, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, वो सारी बातें करेंगे 1 बाय 1। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो कि कंपलसरी होता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसी का पहला क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है? तो ये क्वेश्चन आया है हमारा जीपी से। किससे आया है? जीपी से। इनफाइनाइट सीरीज का जीपी का क्वेश्चन का लेवल आप क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूँगा सर इजी लेवल है, बहुत इजी लेवल है। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है उसने। एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का सम 15 दिया है, उसके स्क्वायर्स का सम 150 दिया है, 150 दिया है, करेक्ट है। और आपसे इसका सम पूछ रहा है। तो जब हम सीरीज का सम निकालेंगे तो a/1 - r आएगा, इसकी वैल्यू उसने 15 दे रखी है बच्चा। फिर जब हम स्क्वायर्स के सम की बात करेंगे तो हर एक टर्म का स्क्वायर करोगे तो a² / 1 - r² आ जाएगा, जिसकी वैल्यू उसने 150 दे रखी है। इन दो इक्वेशन से हम a और r को सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व करने के लिए समझ में आ गया ना, इनफाइनाइट जीपी का सम लगाया बच्चा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले वाले का स्क्वायर कर दिया और दूसरे वाले के साथ डिवाइड कर दिया। तो पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे बेटा हम यहाँ से। तो अपने पास जो रिलेशन बचेगा वो बचेगा 1 + r/1 - r। जस्ट सिंप्लीफाई करके क्या आया, विच इज़ इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 15 और ये 10 और ये 3 और ये 2, तो 3/2 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई गेट द वैल्यू 2 + 2r इज इक्वल्स टू 3 - 3r। तो बच्चा r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5। अब क्योंकि r की वैल्यू 1/5 आ चुकी है, r की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a/1 - r इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ था, इसमें r की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके 1 - 1/5 4/5 5 5 3 4 12 आ जाएगा। करेक्ट है, a की वैल्यू 12 आ गई, r की वैल्यू 1/5 आ गई। a की वैल्यू 12 आ गई, r की वैल्यू 1/5 आ गई। उसने जिस सीरीज का आपसे सम पूछा है वो सीरीज है आपके पास a टाइम्स ऑफ r² प्लस a टाइम्स ऑफ r⁴ प्लस a टाइम्स ऑफ r⁴ एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। हमें इस जीपी के सम की बात कर रहा है वो हमसे। ठीक है, a पता है, r पता है, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे a × r² / 1 - r², विच इज़ इक्वल्स टू, मान लो मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। a पता है बेटा 12 और r पता है बेटा 1/5, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 12 × 1/25 डिवाइडेड बाई 1 - 1/25। तो भाई साहब करने को तो हो गया, उत्तर मेरा आ गया, उत्तर आया 1/2। करेक्ट है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी यहाँ से अपन ने अगर आंसर की बात करी तो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर नंबर 1। ठीक है, तो क्यों मैंने इजी लिखा था, क्लियर है आप लोगों को कंफर्टेबली? बहुत ही, सबका सही हुआ होगा 110%। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा यस सर पहला क्वेश्चन सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है। अगर आप लेवल की बात करेंगे तो मैं इसका लेवल मीडियम कर रहा हूँ। मीडियम करने का सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी जो एक प्लस पॉइंट था वो ये था कि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नोट्स में कर रखा है। आप लोग ने भी कर रखा होगा, बुकिश टाइप का क्वेश्चन है, कई बच्चों ने कर रखा होगा तो उनको कंसेप्ट याद आएगा। कैलकुलेशन का तरीका क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए मैं इसको मीडियम दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन ने बोला है कि एक वर्टेक्स आपको दे रखा है a बेटा -3,1 एक एंगल AC B दे रखा है, इसको C मान लिया, इसको B मान लिया, ये एंगल थीटा दे रखा है। फिर उसने थीटा की रेंज दे रखी है मीडियन थ्रू B से मीडियन जा रही है। ठीक है, उसको L1 दे रखा है, मान लो ये मीडियन था, इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है और इसको मैंने L1 लिख दिया, इस वाली इक्वेशन को मैंने L1 लिख रखा है। एंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने L2 लिख दिया, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है L2 को। अगर ये थीटा था तो ये एंगल हो गया θ/2 क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो देखो अब हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है भाई साहब।
क्या करा जाए, थीटा निकालना है अपने को, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा अगर हमें निकालना है तो मैं थीटा बाई 2 निकाल लूँगा तो भी थीटा आ जाएगा। थीटा बाई 2 के लिए मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए और इसका स्लोप मुझे दे रखा है उसने। तो स्लोप ऑफ L2 तो मेरे पास ऑलरेडी है। कितना है स्लोप ऑफ L2? स्लोप ऑफ L2 मेरे पास है 7/4। ठीक है, अब स्लोप ऑफ L1 चाहिए, L1 नहीं, स्लोप ऑफ दिस AC चाहिए। अगर मेरा स्लोप ऑफ AC आ जाएगा, मोटो समझिएगा क्वेश्चन करने का, अगर स्लोप ऑफ AC आ जाएगा तो मैं सीधे टेन थीटा बाई 2 लगा दूंगा। तो टेन थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, इसका स्लोप जो भी आएगा वो उसके यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। टेन थीटा बाई 2 से मैं टेन थीटा निकाल दूंगा फॉर्मूला लगा करके। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टेन थीटा बाई 2। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का करने का कंसेप्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट या मोटो जो भी आप बोल सकते हैं, वो हम वर्कआउट करें किस तरीके से इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो कहानी में पूरा दर्द है ये स्लोप ऑफ AC। अगर स्लोप ऑफ AC आ जाए काम खत्म। आइए, स्लोप ऑफ AC निकालने के लिए मैंने C के कोऑर्डिनेट मान लिए, C के कोऑर्डिनेट मान लिए क्योंकि C बैठा हुआ है L2 पे। तो या तो चाहो तो A, B मान लो और दो इक्वेशन बना देते हैं। तो C ऑन L2, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, तो 7A माइनस 4B इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट M पॉइंट है। M पॉइंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा A माइनस 3/2 कॉमा B प्लस 1/2, और ये L1 पे लाई कर रहा है। तो M ऑन L1, ठीक है, M को L1 पे सेटिस्फाई करा दो बच्चों, M को L1 पे सेटिस्फाई कराएंगे तो I'll get the वैल्यू A माइनस 3 2x प्लस का B प्लस 1/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन से आपका A और B सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, A और B को सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से A की वैल्यू 3 आती है बच्चा और B की वैल्यू 5 आती है। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, होपफुली आप कर लेंगे। तो अब मेरे पास AB आ चुका है, मेरे पास AC आ चुका है, तो मैं स्लोप ऑफ AC निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ AC का फॉर्मूला लगा देंगे, तो स्लोप ऑफ AC हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3, तो 4/6 मतलब 2/3 आ गया ये। इसमें टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, 7/4 माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 7/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 12 और 7 14, 26, 12 और 14 26 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा तुम्हारे पास 7 21 माइनस 8 13, 1/2 आ जाएगा। तो टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू बेटा 1/2 आ गई। ठीक है, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/2 आ गई, वहाँ से टेन थीटा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4, तो 2 कट गया 4/3, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 4/3। चेक करिए कोई ऑप्शन है क्या 4/3, वन ऑप्शन है, 4/3। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, क्यों मीडियम दिया आपको समझ में आ गया होगा लेवल वाइज क्वेश्चन का कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन, टेन थीटा बाई 2 उससे टेन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे किस चैप्टर का है, सिस्टम ऑफ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन किसका हो गया, डिटरमिनेंट का हो गया। कैसा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको इजी या मीडियम कुछ भी डाल सकता हूँ। मतलब मीडियम उनके लिए वैसे तो इजी में काउंट करता हूँ मैं। अगर मेरे से पूछा जाएगा कि जो करंट लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में, अगर उस लेवल के हिसाब से आप पूछोगे तो ये मीडियम में काउंट होता है। ठीक है, क्या है, कैसे करा जाता है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन 4 साइन 3 थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन 3 थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा। ऑपरेशन कर देते कॉलम 1 में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 1 ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
ये बन जाएगा 4 sin 3 थीटा, ये बन जाएगा 4 sin 3 थीटा, ये बन जाएगा 1 + 4 sin 3 थीटा। दिस इज इक्वल टू 0। प्योर डिटर्मिनेंट है, प्योर सिंपल सा डिटर्मिनेंट है। उस डिटर्मिनेंट को आपको इंटरप्रेट करना है सीधे सीधे। फिर मैंने क्या किया, रो 1 में रो 1 माइनस रो 3 कर दिया, रो 2 में भी रो 2 माइनस रो 3 कर दिया। तो ये आ गया 1 1 1 और ये आ गया रो 1 माइनस रो 3 0 1 sin स्क्वायर थीटा। इसमें आएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया है तो -1 और 1 + 4 sin 3 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब चाहो तो किसी के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर दो, चाहो तो 2 0 बना लो, कंप्लीटली आपकी कॉलम। मान लो मैं पहले वाले के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 + 4 sin 3 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, +0, फिर माइनस -1 आ गया और ये गया sin स्क्वायर थीटा -1 आ गया, sin स्क्वायर थीटा -1 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लेना कहीं गलती ना हो रही कैलकुलेशन की। ये गया और प्लस का आएगा, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये गया 0 हो जाएगा, ये गया माइनस आ गया, दिस इंटू दिस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 4 sin, देखो ये sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा से बेटा कट गया, तो 4 sin 3 थीटा +1 +1, ठीक है, इक्वल्स टू -2 आ गया। यानी बेसिकली आ गया आपके पास sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, थीटा दे रखा है आपका 0 से π/2 में, तो अगर थीटा आपको गिवन है 0 से π/2 के बीच में, थीटा गिवन है 0 से π/2 के बीच में, और sin 3 थीटा अगर -1/2 के बराबर है, sin 3 थीटा अगर -1/2 के बराबर है, तो 3 थीटा की क्या वैल्यू पॉसिबल है वो चेक कर लें आप। तो sin 3 थीटा, तो थीटा अगर 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 थीटा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों में वो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये 3 थीटा शुड बी इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस π/6, 5π/6 आ गया, नहीं पाई प्लस π/6, 7π/6 आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 7π/18, थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 7π/18। और चेक द ऑप्शन 7π/18, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, यानी यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा आंसर नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो प्योर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग नॉन ट्राइवल सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो के करस्पॉन्डिंग अपन ने कैलकुलेशन कर दी और थीटा की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का आया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसा क्वेश्चन है? इसको भी मैं थोड़ा सा मीडियम दूंगा क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है कैलकुलेशन का, एंगल एडजस्ट करने पड़ेंगे -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की वजह से मैं इसको मीडियम दे रहा हूँ। अदरवाइज ये भी इजी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। लास्ट वाला मैंने क्या दिया था आप लोग को? लास्ट वाला मैंने इजी या मीडियम लिख रखा है क्योंकि आपको दिख रहा है मीडियम इससे क्योंकि कैलकुलेशन वाइज बच्चा, और इजी किस लिए? क्योंकि इजी में अगर आप प्योर डिटरमिनेंट पे जाएंगे तो ये इजी में काउंट होगा। ठीक है, हाँ भाई, तो इसको सबसे पहले हमने cos x अपॉन 1 + sin x लिखा हुआ है, तो cos x अपॉन 1 + sin x को हम लोग लिख सकते थे cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2, और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम लोग cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी वैसे भी हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो इसलिए मैं डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 10(2x) आएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ से एक फैक्टर कट जाएगा और ये बन जाएगा 10(π/4 माइनस का x/2, 10(π/4 माइनस का x/2 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 10(2x). यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि हमें स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यूजुअली हम बोलते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मॉडुलस है तो या तो आप दो केस बनाइए या आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा ये 10² π/4 माइनस का x/2 एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 10² 2x। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, और जनरल सोल्यूशन लिखना चाहेंगे तो अपने पास क्वेश्चन हो गया ये 10² α = 10² बीटा का जनरल सोल्यूशन, तो आ जाएगा अल्फा = n π प्लस माइनस बीटा π/4 माइनस का x/2।
ठीक है, एक साइड पे ले जाएंगे, थोड़ा सा 2 केस बना देते हैं, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। इतना याद रखिएगा आप लोग, जो भी एंगल्स वहाँ से आएंगे उस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि मॉडुलस लिखा हुआ है। तो अब आपको बस इसके बाद चेक करना है, क्या चेक करना है वो देखिए। प्लस साइन के साथ खोलेंगे तो 2x 5x/2 इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/5 इंटू n पाई प्लस पाई बाई 4, तो n पाई प्लस पाई बाई 4। तो n पाई प्लस पाई बाई 4 का क्या मतलब हुआ बच्चा? n पाई प्लस पाई बाई 4 का मतलब हुआ n पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। तो थोड़ा सा सजा करके लिख दो, तो x इज इक्वल टू बेसिकली लिखा हुई है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10। ठीक है, ये प्लस साइन के साथ आंसर आया। और जब हमने माइनस साइन के साथ सॉल्व किया तो 2x और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x/2 आ गया, तो 2/3 हो गया, 2/3। और ये आ गया तुम्हारे पास 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4। यानी इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। तो एक आंसर ये आया हमारे पास और एक आंसर ये आया हमारे पास। तो x की 2 वैल्यूज आ गई बच्चा। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? एक आ गई x इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1 प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, एंड दूसरी वाली आ गई x इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। ठीक है, ये 2 वैल्यू हमारी निकल के आ गई, 4n प्लस 1 पाई बाई 10 एंड 4n माइनस 1 पाई बाई 6। क्लियर? अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू हैं जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करें, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि इस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x/2 को पॉजिटिव बनाए। मतलब हमें जो भी x चाहिए वो x हमारा होना चाहिए किसके बीच में? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और जिसके लिए tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस का x/2 भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये 2 कंडीशन हमें और चेक करनी है इसके इंटरवल में। ठीक है, आइए, तो मैंने x की वैल्यू रखनी शुरू करी। तो पहली आ गई पाई बाई 10, ठीक है, दूसरी आ गई 5 पाई बाई 10 मतलब पाई बाई 2, 5 पाई बाई 10 मतलब पाई बाई 2 है नहीं, ओपन ब्रैकेट लगाए। ठीक है, पीछे जाएंगे, n की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 पाई बाई 10 आ जाएगी, -3 पाई बाई 10, -3 पाई बाई 10, और n की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस का 7 पाई बाई 10, माइनस का 7 पाई बाई 10 पाई बाई 2 से बड़ा हो गया। ठीक है ना, यानी 2 वैल्यू ये छोड़ेगा। ऐसे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से x की वैल्यू चेक करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू n 0 रखेंगे तो माइनस का पाई बाई 6 आएगी, करेक्ट है, माइनस का पाई बाई 6 आएगी। n 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगी, होल्ड नहीं करेगी। और n को -1 के बाद -2 रखेंगे तो -9 पाई बाई 6 -3 पाई 2, वो भी होल्ड नहीं करेगा। तो ये 3 वैल्यूज हमारी निकल के आई हैं, एक पाई बाई 10 आई है, एक माइनस पाई बाई 6 आई है, और एक माइनस का 3 पाई बाई 10। अब हमें ये चेक करना है क्या ये तीनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना रही है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। पाई बाई 10 रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 20 ऑब्वियसली तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये एक्सेप्टेड है। माइनस का पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12 एक्सेप्टेड है। 3 पाई बाई 10 रखेंगे तो 3 पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 4 तो 3 पाई बाई 20, 3 पाई बाई 20 बहुत छोटा एंगल होगा, ऑब्वियसली बात है ये भी एक्सेप्टेड है। यानी ऑल 3 आंसर्स। उसने पूछा इनका सम चाहिए, शायद क्वेश्चन में सम ऑफ वैल्यूज पूछी है, सम ऑफ सोल्यूशन। तो सम ऑफ सोल्यूशन का मतलब इन तीनों को सम अप करना है। तो पाई बाई 10 माइनस का 3 पाई बाई 10 माइनस का पाई बाई 6, जब हम इन तीनों का सम अप करेंगे तो जो आंसर कैलकुलेट करके आएगा दैट विल बी कम आउट टू बी माइनस का 11 पाई बाई 13। तो माइनस का 11 पाई बाई 30, माइनस का 11 पाई बाई 30 के करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे वो आंसर नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो भाई साहब देखिए क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझिए, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेट करा जाता है, क्यों मैंने मीडियम दिया वो आपको समझे। आप बोलो सर आपको तो ये टफ देना चाहिए, भाई सर इतना टफ क्वेश्चन है, आपको पहले ये सॉल्व करवाया इतना सारा 2 केस बनवा करके। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर इतना करने की जगह हम पहले ही कर लेते, मॉडुलस को खोल लेते। कंप्लीटली आपकी कॉल है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा। उसके बाद कई बच्चा सोचेगा सर इतना निकालने के बाद फिर एक्स की वैल्यू निकालो, फिर चेक करो इस इंटरवल में लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है, ये पॉजिटिव दे रही है कि नहीं दे रही है। तो भाई साहब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी जितनी ये कैलकुलेशन मैंने करी है। यू
शुड हैव टू बी वर्क आउट दैट मच ऑफ कैलकुलेशन, आफ्टर दैट यू एनालाइज। याद रखना पेपर में क्वेश्चन ऐसे एडवांस में भी मिलेंगे आप लोग को, इस चीज़ को दिमाग में रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज अ वेरी गुड चैप्टर फॉर द एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। आप लोग देखते रहिए, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इक्वेशन इज अ वेरी गुड चैप्टर फॉर द एडवांस ऑल्सो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से आया है? प्रोबेबिलिटी से आया है। भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मतलब मेरा मन ही लग रहा है, मतलब मैं लिखने को तो इसको वेरी इजी लिखूंगा, बट ठीक है, अब क्योंकि मैं कैटेगराइज इसको इजी ही करता हूँ, इसे मैं इजी लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों इजी है? आइए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ते जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू बी का द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर। देखो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर करे, मतलब अगर ये ए था ये बी था, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर करे, मतलब या तो ए अकर करे या तो बी अकर करे, हमें ये चाहिए बच्चा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 5/9। तो देखो ये वाली वैल्यू अगर लिखनी है 5/9 की, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए लिखोगे तो ये एक बार काउंट हुआ, फिर ए बी लिखो तो बी एक बार काउंट हुआ, तो अल्टीमेटली 2 बार काउंट हो गया, तो माइनस का 2 टाइम्स इसको लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल्स टू कितना है? 5/9। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा बच्चों, उंगली से लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2p के बराबर है, माइनस 2 टाइम ए इंटरसेक्शन बी। ये वर्ड लिखा हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट लिखा हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग पढ़ते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए होपफुली इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर? 3p माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बेटा हो जाएगा इंटू 2p स्क्वायर, शुड बी इक्वल्स टू 5/9। एक सिंप्लीफाई कर लेना, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ जाएगा 36p स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं ना, माइनस का 27p प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। क्या पूछा उसने? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी वो बताना है अपने को। तो पी की क्वाड्रेटिक बना दिया, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते हैं बेटा, सॉल्व कर लेना। एक आता है पी की वैल्यू 1/3 एंड एक पी की वैल्यू होती है, क्वाड्रेटिक का सॉल्व करना है, सिंपल सा। ठीक है ना, एक पी की वैल्यू 1/3 आएगी और एक पी की वैल्यू 5/12 आएगी। क्वाड्रेटिक के रूट्स आप निकाल ही लेंगे कंफर्टेबली। फिर 36 इंटू 5 लिखा है, 27 चाहिए, तो 9 12 3 और 5 से 15, 15 और 12 इसके फैक्टर आ जाएंगे, 15 और 12। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया। करस्पॉन्डिंगली 5/12 आंसर नंबर 4। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर नंबर 4 सही है। क्या मैंने इसको इजी या वेरी इजी सही लिख रखा है? बिल्कुल लिख रखा है सर आपने। क्यों? क्योंकि सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, एक क्वाड्रेटिक की तो सॉल्व करनी है सिर्फ, उसके बाद वो कुछ पूछता तो क्वेश्चन अच्छा होता। चले ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अरे ये तो टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैंने टेबल ऑलरेडी आपको बना रखी है। और करस्पॉन्डिंगली अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, या जेई मेंस स्पेशल टॉपिक की बात भी कर सकते हैं इसको, जेई मेंस स्पेशल टॉपिक्स। ठीक है, अब बच्चे कई बार बोलते हैं सर इसका लेबलिंग आप क्या करते हो? यार देखो, टेबल अगर आपको याद है, अच्छे से याद है टेबल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है बच्चा, तो फिर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अपने को टेबल का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये मैंने टेबल पूरी बना रखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर लेना, इसलिए मैं इसको ईजी में काउंट करता हूँ हमेशा। ठीक है, क्योंकि ट्रुथ टेबल पे बेस्ड अगर क्वेश्चन, अगर कोई लॉजिकल रीजन लग रहा हो, वहां से मैं सोचना पड़े, देन इट्स ओके। अगर ये प्योर ट्रुथ टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इट्स हमेशा इजी आएगा। और करस्पॉन्डिंगली जो उसने पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आंसर नंबर 4, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो आप ट्रुथ टेबल का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आपको नोट करना नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। आओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई साहब, ये तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आर्टिकल है, कौन सा? लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम बहुत बच्चों का ये फेवरेट होता है, बहुत बच्चों का फेवरेट होता है। मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एडवांस में इसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार एडवांस की बात क्यों कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने को वही एग्जाम अपन फोकस करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था, इसलिए मैं इसको ईजी में कैटेगराइज करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए उसने बोला लिमिट एन अपर्चुनिटी 1/n सिग्मा n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो इसका फंडा क्या होता है आप लोग को बताया गया होगा कि बाहर 1/n ले लो, ठीक है, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, इसको r/n का फंक्शन बना दो, तो ये बन जाएगा 1 + 4r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा और n r पे लिमिट चल रही है 0 से लेकर के 2n - 1, तो मैं इसको अगर लिमिट एज सम में कन्वर्ट करूंगा तो इंटीग्रेशन आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 जाएगी, अपर लिमिट 2 जाएगी, और अंदर बैठेगा 1/1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर, तो 4n को लिख दिया मैंने 2x का होल स्क्वायर, और जो ये 1/n था इसको मैंने लिख दिया बच्चा dx। जो ये 1/n लिखा हुआ था इसको मैंने क्या लिख दिया? dx। तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 10⁻2x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 10⁻2x बाहर बैठेगा 1/2, और लिमिट चली जाएगी आपकी 0 से 2, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, नहीं अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 4। तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा जो करेक्ट आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 4, दैट इज कम आउट टू बी 4th ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। क्यों मैंने इजी दे रखा था आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा किस चैप्टर से है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से किस आर्टिकल पे बेस्ड है? तो एलडी पे बेस्ड है। एलडी पे बेस्ड है मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। कैसा कैटेगराइज करोगे सर आप इसको, मुझसे पूछेगा कोई, तो मैं तो मीडियम करूंगा। ठीक है, एलडी है, हमेशा टीचर बताता है, हम भी बताते हैं आपको पढ़ाते वक्त, एलडी हमेशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको खोल देते हैं अगर अपन, तो y टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x dx आ जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर x dx आ जाएगा, प्लस का tan x dy आ जाएगा, और प्लस का y dx आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इन दोनों को क्लब कर दो, तो ये बन जाएगा y टाइम्स ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। ठीक है, प्लस का tan स्क्वायर x dx आ जाएगा, प्लस का tan x dy आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से dy/dx निकाल दो, तो dy/dx शुड बी इक्वल्स टू dy/dx शुड बी इक्वल्स टू dy/dx प्लस का आ जाएगा dy/dx sec स्क्वायर x आ जाएगा y के साथ, और dx माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा ना, और tan x से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा y टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x इज इक्वल्स टू माइनस का tan x। तो ये हमारा LD का फॉर्मेट आ गया बच्चा, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। अब इस लीनियर डिफरेंशियल की करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर ले रहे हैं, IF हमारा, तो IF आ जाएगा e⁻ इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई tan x विच इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx हो गया तो dt, तो ये बन जाएगा tan x। चेक कर लेना कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो रही कैलकुलेशन में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा tan x। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन लिख देंगे हम लोग, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा बच्चा, y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस tan x इंटू tan x मतलब tan स्क्वायर x टाइम्स ऑफ dx। तो बन गया y टाइम्स ऑफ tan x, कैलकुलेशन है बेसिक कैलकुलेशन, माइनस tan स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर का मतलब होता है tan x प्लस x, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c कहाँ से आएगा, c यहाँ से आएगा, x इंटू वाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 है,
ठीक है। तो x इंटू वाई ऑफ एक्स, तो x इंटू वाई ऑफ एक्स निकालते हैं और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करते हैं, ठीक है। तो x इंटू वाई ऑफ एक्स करेंगे तो y ऑफ एक्स तो यही आ जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू वाई ऑफ एक्स का मतलब हुआ -1 प्लस x बाई 10x प्लस c बाई 10x। चेक करना गलती ना हो रही कैलकुलेशन में कहीं। मुझे y ऑफ x चाहिए बच्चा, करेक्ट है। तो सॉरी, लिमिट लगाएंगे, x इंटू -1 0 आ जाएगा, x इंटू 10x 1 हो गया, इंटू x 0 आ जाएगा, c अपॉन 10x और x मल्टीप्लाई हुआ c आ जाएगा, और y x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, यानी यहाँ से आपका जो c था वो 1 के बराबर आ गया। जैसे c 1 आ गया वैसे आपके पास फंक्शन आ गया। क्या आ गया फंक्शन? तो फंक्शन आ गया y इज इक्वल्स टू -1 प्लस x बाई 10x प्लस 1 बाई 10x, ठीक है। क्या पूछा? y ऑफ पाई बाई 4, तो y ऑफ पाई बाई 4, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस पाई बाई 4 प्लस 1, यानी अल्टीमेटली आंसर आ गया पाई बाई 4। करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 3 होगा। करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 3 होगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। मीडियम क्यों दिया था? क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से मीडियम दिया है, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले एलडी बनानी है, एलडी बनाने के बाद एलडी को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालना है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालने के बाद फंक्शन निकालना है, फंक्शन निकालने के बाद उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। नोट करें, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे प्यारे बच्चों फिर से आ गया जेई मेंस, फिर से आ गया जेई मेंस स्पेशल टॉपिक्स, मीन स्टैटिस्टिक जिसको बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा कंसेप्ट था, फॉर्मूला बेस्ड तो है बट थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको मीडियम दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको वापस से इजी देता। जेई मेंस के टॉपिक्स में बहुत रेयरेस्ट ही टफ में कैलकुलेशन करता हूँ, बहुत ही रेयरेस्ट, कि बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन हो या जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ टफ आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज मैं इसको हमेशा मीडियम कैलकुलेशन या इजी में काउंट करता हूँ, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है वो समझो। उसने बोला था मीन, मीन मतलब एक्स बार ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। 20 ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया सिग्मा एक्स आई सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई 20, दैट विल बी गिवन एज 10। एंड दूसरा क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स बार का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू कितना? 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेना मैंने फॉर्मूला गलत ना लगा रखा हो कहीं पे भी। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब उसने क्या बोला है? इट वाज फाउंड, क्या पाया गया? दैट बाई मिस्टेक इन द डाटा वैल्यू वाज टेकन एज 25 इंस्टेड ऑफ 35। ये है इसमें 25 ले लिया गया 35 की जगह पे। तो जो करेक्ट आया है अल्फा और रूट बीटा मीन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिव द करेक्ट डाटा देन अल्फा और कॉमा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200। अब ये जो 200 आई है ये तो इनकरेक्ट की वजह से आई थी कि हमने 25 ले लिया 35 की जगह पे। तो जो बेसिकली सिग्मा एक्स आई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो देखो, तो होना चाहिए तो 200 तब आया था जब 25 लिया गया था, तो 25 को हटा दो और 35 जोड़ दो, तो यानी बेसिकली ये करेक्ट है और ये क्या था? ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, नीचे वाला करेक्ट है। तो करेक्ट सिग्मा आई की वैल्यू निकाल दो, तो करेक्ट सिग्मा आई की बच्चा वैल्यू आ जाएगी कितनी? 200 माइनस 210 आ जाएगी। अब जब करेक्ट सिग्मा आई आ गया तो यहाँ से हम करेक्ट सिग्मा आई आ गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते? करेक्ट मीन निकाल सकते, करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन आ जाएगा 210 अपॉन 20। 20 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं? 20। तो करेक्ट मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.5।
और करेक्ट मीन की वैल्यू 10.5 आ गई, मतलब इफ अल्फा इज द करेक्ट मीन, तो ये बेसिकली अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे समझ लो। तो हमारा अल्फा आ गया 10.5। अब 10.5 के अपने पास दो आंसर्स हैं, एक 3 और 4, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये करेक्ट हो चुका है, ये करेक्ट हो चुका है, इनकरेक्ट हो गया दो। तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाते हैं। तो देखो बेटा, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती, मतलब ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है तो इसको टाइम नहीं वेस्ट करते अपन। तो बच्चा पार्टी ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 20। तो हमने यहाँ से सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 20 की वैल्यू की बात करी जब, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर रख करके, क्योंकि पहले इनकरेक्ट था 10 2.5 के स्क्वायर से, ठीक है बच्चा। ये तब आया आंसर, कब, ये कब आया आंसर, ये आंसर तब आया जब हमने उसकी वैल्यू गलत रखी थी। तो हमें करेक्ट निकालना है बेसिकली। तो हम इतना कर क्यों रहे हैं, हम अगर डायरेक्टली यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर उधर जाएगा, 2.5 का स्क्वायर है और 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 से मल्टीप्लाई होगा और 10 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इंटू 20, 6.25 आएगा, 100 आएगा, 20, ये 2125 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना मैं डाटा, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप कर लेना, 2125 आ जाएगा, जो कि बेसिकली क्या है, फिर से हमारे पास ये इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आएगा बच्चा, वो कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो 2125 में से माइनस कर दो 25 का स्क्वायर और ऐड कर दो 35 का स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकल आएगा, कितना आ जाएगा वो 2125 माइनस 25 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेना वो आ जाएगा 2725। ये हमारी करेक्ट वैल्यू आई है। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला चाहिए। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 20 माइनस मीन, करेक्ट मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 2725 डिवाइडेड बाई 20 माइनस, अब देखो सिग्मा जो करेक्ट मीन है वो हमारे पास 10.5 है बच्चा, तो वो 10.5 का स्क्वायर बैठेगा यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, जो कैलकुलेट करके सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आ जाएगा 26 के बराबर, यानी जो सिग्मा आ जाएगा वो आ जाएगा √26। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √26। स्टैंडर्ड डेविएशन रूप मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके भरोसे छोड़ दिया, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन कर लेना। तो ये √26 आ गया और हमें इसने बोला है ये किसके बराबर है, रूट बीटा, तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ बीटा। तो अल्फा आ गया हमारा 10.5, तो यहाँ से करेक्ट आ गया, अल्फा हमारा आ गया बेटा 10.5 और बीटा आ गया हमारा कितना 26, क्योंकि √26 था, हाँ ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा 10.5 और 26, आंसर नंबर 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके बोल रहे होंगे कि सर आपने इसको मीडियम लिखा, ये तो टफ भी होना चाहिए था। हाँ, तो टफ भी डाल सकते हो, रीज़न सिर्फ कैलकुलेशन, मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा बढ़ेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, एडजस्ट करके आंसर निकालना है मैनिपुलेशन करते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लबिंग कराई है उसने किसके अंदर, एमओडी के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट दे रखा है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन आपको शीट में भी बच्चों मिलेगा, मॉड्यूल में भी मिलेगा, डीपीपी वगैरह में मिला होगा, टेस्ट पेपर में मिला होगा, प्रीवियस ईयर में मिला होगा। अगर आपने ये सब कर रखा होगा तो आप इसको मीडियम दे, और अगर नहीं कर रखा है और आपने पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से सोच रहे हो, तो फिर आपके लिए टफ जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन है मीडियम कंसेप्ट का, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू, वो क्या दे रखा है हमको, वो दे रखा है cos ऑफ 2 tan इनवर्स, नेक्स्ट है साइन ऑफ। अब देखो
जो ये कॉट इनवर्स का टर्म बैठा हुआ ना, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। अच्छा साइन इनवर्स में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि इनवर्स अंदर है, इनवर्स अंदर हमेशा हमारे लिए सुंदर होता है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से। तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ तो ये हो गया तुम्हारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स प्लस ये 1 आ जाएगा, दोनों का सम, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा तुम्हारे पास कितना रूट एक्स। चेक करना गलत ना हो कहीं, ठीक है। तो ये रूट एक्स के बराबर अगर आ गया तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बच्चा कॉस ऑफ 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स, मतलब रूट एक्स आ गया ये। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तो कॉस 2 थीटा बेटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो ये देखो मेरा फंक्शन सॉल्व होकर के आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। उसने आपसे क्या पूछा, डेरिवेटिव चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया तो इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 अपॉन, क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स आ चुका है, हमारे पास एफ डैश एक्स आ चुका है। अब हमको इस इक्वेशन को चेक करना है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एफ डैश एक्स का, मतलब आपको ऑप्शन चेक करना है इसका, नाउ द चेक द ऑप्शन, और ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आंसर नंबर 2 आ जाएगा। नाउ चेक द ऑप्शन, ठीक है, चेक द ऑप्शन, नाउ चेक द ऑप्शन। एक्चुअली में कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट दिख रही हैं, जैसे मान लो मैं पहले वाले ऑप्शन की बात कर लूँ, एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -2 आ रहा है, ठीक है, और ये -2 नहीं हो सकता कभी भी, अगर इसकी वैल्यू -2 हो जाए तो समथिंग रखें, तो प्लस वाला तो तुम्हारे वैसे ही रिजेक्ट होगा, मतलब एक ये वाला रिजेक्ट हो गया प्लस जो बैठा है, और एक ये रिजेक्ट हो गया, यानी अल्टीमेटली ऑप्शन आपके पास दो बचे, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, तो मान लो मैंने 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा और एफ डैश एक्स लिख दिया, अब इसके साथ जो इसकी वैल्यू आई वो निकाल दो, फिर आप चेक कर लो कि ये +2 एफ एक्स स्क्वायर है या -2 एफ एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप चेक करोगे तो -2 आएगा, और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ तो वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी बेसिकली ये लिखा हुआ है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल था, ऐसा मत सोचना कि सर ने बोल दिया कि चेक द ऑप्शन, तो चेक द ऑप्शन ही है, बट कैसे करना है बस वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन इक्वल्स टू माइनस, मतलब बी आंसर का आंसर नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ITF का क्वेश्चन था। मीडियम क्यों दिया आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, आप चाहो तो इसको ईजी भी दे सकते हैं, ईजी उन बच्चों के लिए जिनको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ द सीरीज। तो बेसिकली एक कॉमन सीरीज़ का कंसेप्ट आप GP में बोल सकते हैं या अपने सीनियर सीरीज़ में डाल सकते हैं, तो इसको सीरीज़ में डाल देते हैं, तो मैं SNP में ले लेता हूँ इसको। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से चारों आंसर मैच नहीं करे भाई, देख लो कहीं या तो इसने यहाँ पे लिखने में गलती करी है क्वेश्चन में, या फिर ऑप्शन लिखने में गलती करी है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन कैसा है, ये मीडियम में काउंट करूँगा मैं, क्योंकि ये कंसेप्ट लोगों को क्लिक नहीं करता है पहली चीज़, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मेरा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। NT ने आंसर जरूर 1 दे रखा है इस क्वेश्चन का, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट आंसर। आई विल शो यू हाउ इज दैट हैपन, कैसे हुआ वो समझिएगा, ठीक है। तो मैंने सीरीज़ को S मान लिया, S इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म शुड बी इक्वल टू 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई। अब देखो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 की पावर 100 चढ़ा हुआ था, एक्स स्क्वायर की पावर 100 होना चाहिए था, एक्स की पावर 2 की पावर 100 नहीं होना चाहिए थी, यहाँ पे गलती हुई है इस जगह पे। तो जो लिखा गया है उसको अगर मैं करेक्ट मान लूँगा तो आंसर ये वाला मैच कर जाएगा, बट अगर जो लिखा हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो फिर ये लास्ट टर्म दिया हुआ वो एक्स की पावर 2 की पावर 100 लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू +1 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड एक नंबर से हम ऐड कर रहे हैं, वो नंबर है हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों साइड। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को मैंने ऐड किया और प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऐड किया, इन दोनों को क्लब कर दिया, बाकी नंबर्स को मैंने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। इन दोनों को क्लब करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ से मैंने एक नंबर को उतार लिया 2/1+x²। बच्चा ये उतारने वाला फंडा आप लोग को पता होना चाहिए, रिमेनिंग नंबर्स को मैंने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, तो देखो जब मैंने पहले वाले नंबर को उठाया था तो मेरे पास आया था 2/1 - x²। अब जब मैंने दूसरे वाले को उठाया तो मेरे पास आएगा, इन दोनों को क्लब करोगे तो बन जाएगा 4/1 - x⁴। क्लियर, एंड सो ऑन, बाकी रिमेनिंग आ जाएंगे। तो देखो ये लिखा है 4/1+x⁴, 4/1 - x⁴। तो ऐसे ही उतारते जाएंगे। तो जो लास्ट टाइम है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा वो देखो। जब मैंने 2/1+x² को उतारा तो मेरे पास आ गया 4/1 - x⁴। तो जब मैं लास्ट नंबर उतारूंगा तो मेरे पास जो सम बन के आएगा वो क्या बन के आएगा वो देखो, s + 1/1 - x शुड बी इक्वल्स टू इसका नेक्स्ट, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, क्लब करते हैं इसका नेक्स्ट। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, 2⁻100 × 2 डिवाइडेड बाई, करेक्ट है, और ये 1 - x⁴ है तो बन जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर। करेक्ट है, ध्यान देना कहाँ पे गड़बड़ी। उसने तुमसे क्या पूछा है, x = 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो s(2) बताना था। तो s(2) = 1/1 + 1 हो जाएगा, प्लस का ये बन जाएगा 2⁻101 डिवाइडेड बाई, नीचे देखना तो लिखा 1 - x² मतलब 4⁻100 का स्क्वायर, तो 4⁻100 का स्क्वायर। करेक्ट है, तो यहाँ से जो s(2) निकल गया, मैंने चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 1, ऑप्शन में देखो माइनस दे रखा है, तो ऑप्शन में मैं -1 अगर लाना चाहता हूँ, -1 लाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो देखो क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस, ये बन जाएगा 2⁻101। बच्चा इसको देखना ध्यान से, 4⁻100, ये x² की पावर 100 है, तो ये x² यहाँ से आया है, सॉरी मैंने 4⁻100 भी गलत लिख रखा है, इस वाले टर्म को पहले देखना, ठीक है। मैंने x की जगह पे 2 रखा, तो 2⁻200 का स्क्वायर मतलब 4⁻2⁻100 ऐसे लिखा हुआ है ये। भाई इन दोनों की पावर को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो स्क्वायर को अंदर ले लिया, इसको बाहर ले लिया, तो ये बन गया 4 की पावर, ठीक है, 2⁻100 और -1। मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो या तो क्वेश्चन में एरर है या फिर ऑप्शन में एरर है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा दैट आई डोंट नो बच्चा पार्टी, ठीक है, नोट इट डाउन। कंसेप्ट इसका जो है ट्रिकी स्टेप है वो मैंने आपको बता दी, ये वाला स्टेप इसका ट्रिकी स्टेप था। दिस थिंग, इसको मल्टीप्लाई दोनों साइड ऐड करना। कई बार हम लोग मल्टीप्लाई भी करते, कई बार हम लोग ऐड भी करते, फंडा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन का मैंने बता ही दिया, SNP का है, मीडियम क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला टर्म क्लिक करना चाहिए। अ गुड क्वेश्चन फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू शुड हैव टू बी फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके कंसेप्ट अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाइनोमियल का है, एज यूजुअल बाइनोमियल बहुत रूटीन क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको मीडियम में डाल दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को थोड़ा सा पेन रहता है बाइनोमियल से रिलेटेड, तो वो ध्यान रखें इस चीज़ को। उससे बोला है 20 CR इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर इन द एक्सपेंशन देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो हम लोग के पास जो दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कुछ लिखा हुआ है r² × 20 CR, तो मैं इसको r × 20 CR लिख देता हूँ, और r × 20 CR में फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा r × 20 × 19 CR - 1, ठीक है। 20 को समेशन के बाहर ले लेंगे अपन, और इस r को लिख देंगे हम r + 1 और -1। बच्चा ध्यान से, ये फंडा याद है, फॉर्मूला कौन सा लगाया है, r × n CR इज इक्वल्स टू n × n - 1 CR - 1, ठीक है। NCR अपॉन n - 1 CR - 1 इज इक्वल्स टू n/r वाला फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें। तो r × 20 CR को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, और इस r को लिख दिया मैंने r - 1 × 19 CR - 1 और प्लस 19 CR - 1, ठीक है। इसमें फिर से फॉर्मूला लग गया, तो 20 टाइम्स ऑफ ये आ गया सिग्मा, और 19 बाहर आया, 19 × 18 CR - 2 प्लस का सिग्मा 19 CR - 1,
ठीक है। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ ओनली सिंगल फॉर्मूला, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 20 टाइम्स ऑफ 19 इंटू 2 की पावर 18, क्योंकि आर का समेशन कहाँ तक चल रहा है, आर का समेशन चल रहा है 20 तक, तो 18 20 माइनस सी, ठीक है, और प्लस का 19 सी आर माइनस 1, उसको लिखेंगे 2 की पावर 19, ठीक है। तो ये सम आ गया अपने पास। तो सम शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर 18 इंटू 20 बाहर ले लिया अपन ने, अंदर बन जाएगा 19 प्लस का 2, 21 इंटू 2, तो दैट शुड बी कम आउट टू बी 2 की पावर 18 इंटू 210 इंटू 2 इंटू 210। तो फॉर्मेट आ गया इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2 की पावर 19। कुछ गड़बड़ किया है कहीं? 18 में आंसर दिया है 420 इंटू 2 की पावर 18 आंसर, तो 420 इंटू 2 की पावर 18 ये भी एक आंसर आ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2 आना चाहिए, आंसर नंबर 2, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? NCR अपॉन n-1 CR शुड बी इक्वल्स टू n/r। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, जिसका एप्लीकेशन इसने किया है r इंटू NCR इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 C r-1। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ओपन करते चले गए, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, उसको इंटरप्रेट करा दिया, दोनों समेशन की वैल्यू लिख दी और सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3D प्लेन, इजी या मीडियम दोनों डाला जा सकता है, डिपेंड करता है, मतलब हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द 3D चैप्टर, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू ऑल। बट इफ़ यू आर हैविंग लिटिल बिट पेन, आपने क्वेश्चन थोड़े से कम कर रखे हैं, आपको कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा कम पता है, तो फिर ये आपके लिए टफ में काउंट होगा। A plane P contain the line पहली and is perpendicular to the plane this thing, then which of the following points lies on the plane। तो देखो ये जो कंसेप्ट दे रखा है ना, ये दो प्लेन दे रखे हैं, यहाँ से हम FOC फैमिली ऑफ प्लेन लगा देते हैं FOP। तो एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, वो बन जाएगी P1 प्लस लैम्डा P2, तो P1 प्लस लैम्डा P2 प्लस लैम्डा P2, तो P1 प्लस लैम्डा P2 लगा रहा हूँ, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एक प्लेन आ गया, ऐसे मान लो, ठीक है, ये P वाला प्लेन हो गया हमारा। उसने क्या बोला है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस थिंग, ये प्लेन एक और प्लेन है जिसके ये परपेंडिकुलर था, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं, ये शेडेड वाला प्लेन और ये प्लेन, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से रखे हुए बेटा। फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट आपको पता होगा, स्पायरल से पास करने वाली लाइन, तो ये वो स्पायरल था, ठीक है, जिसको कंटेन करने वाले दुनिया भर के प्लेन्स होंगे, उनमें से एक प्लेन ये है P, ये आपका P1 आ गया और ये आपका P2 आ गया, और लेट अस अज्यूम मैंने इसको P3 बोल दिया। तो P1 P2 को कंटेन करने वाला, P1 P2 से पास करने वाला, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला फैमिली ऑफ प्लेन से P प्लेन है, और ये हमारा जो प्लेन दे रखा है ये P3 है। तो यहाँ से P प्लेन की इक्वेशन आ गई x प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस का 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ y प्लस का z टाइम्स ऑफ 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, प्लस का 1 माइनस 6 लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर लैम्डा। अब हमें लैम्डा की कैलकुलेशन अगर करनी है फॉर लैम्डा, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन P डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन P3 इक्वल्स टू 0, इसको मैंने P3 बोल रखा है। भाई दो प्लेन अगर ऐसे हैं, दो प्लेन अगर हमारे पास ऐसे हैं, तो एक का नॉर्मल वेक्टर ये आएगा और एक का नॉर्मल वेक्टर ये आएगा। अब अगर ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके दोनों नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। दैट लॉजिक आई एम यूजिंग ओवर हेयर, ठीक। तो n ऑफ P, तो इसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा ये, और n ऑफ P3 ये, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस का 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा बचा, प्लस का 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो माइनस का 4 लैम्डा, माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। चेक करते हैं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया 3/4,
अब लैम्डा आ गया तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 3/4 रख करके 3/4 + 1 तो 7/4, तो 7x/4, ठीक है। एक्स्ट्रा आएगा 2 - 3/4, 8 - 3 5/4, तो प्लस का 5/4 आएगा। नेक्स्ट 3 - लैम्डा 12 3 9/4, तो प्लस का 9z/4 आएगा, ठीक है। प्लस का 1 - 6 लैम्डा, तो 1 - 6 × 18/4, तो माइनस का 4 - 18 14/4 आएगा, माइनस का 14/4 आएगा, इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 7x प्लस का 5y प्लस का 9z माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? क्लियर? तो प्लेन आ गया हमारे पास, प्लेन आ गया। नाउ चेक द ऑप्शन, नाउ चेक ऑप्शंस, नाउ चेक ऑप्शंस। तो प्लेन की इक्वेशन आने के बाद जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो 0 1 1 करेगा, यानी आंसर 4 आना चाहिए। नौ 5 14 14 कट जाएगा, तो 0 1 करेगा, तो आंसर नंबर 4 आएगा, ठीक है। क्यों मीडियम या इजी दिया गया? क्लियर है कंसेप्ट 3D का, इंपॉर्टेंट एंड सिंपल कंसेप्ट, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, क्वेश्चन नंबर 14। ऑन द एलिप्स दिस थिंग लेट पी बी द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, एलिप्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसलिए मीडियम दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको वापस से इजी दे सकता था, ठीक है। सजा हुआ क्वेश्चन है, कई बच्चों को ये टफ भी लगा होगा, कई बच्चों को ये टफ भी लगा होगा। खैर कुछ है नहीं खास, एक एलिप्स दे रखा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। ये सामने लिखा हुआ है लेट पी बी ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट द टेंजेंट एट पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई, ये पॉइंट पी हो गया हमारा। द एलिप्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट पी एट पी टू द एलिप्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इस लाइन की ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया हमारे पास माइनस का 2, मतलब 2 आ गया, ठीक है। लेट एस एंड एस डैश बी द फोकस, एस और एस डैश फोकस दे रखे हैं उसके। लेट ए बी द फोकाई ऑफ द एलिप्स, तो लेट द फोकाई ऑफ द एलिप्स ई है। इफ ई बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ए इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस पी एस डैश, इस ट्राइंगल का एरिया ए के बराबर है, तो ये निकालना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने ई निकाल लिया, ई का फॉर्मूला लगा दिया √1 - b² / a², ठीक है। तो 4/8/2 मतलब 1/√2 आ गया ई की वैल्यू, ठीक है। अब ई पता तो दोनों फोकस आ जाएंगे, एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई 0, यहाँ से इलिप्स से ए और ई भी पता है हमें, ए कितना है, ए है 2√2 और बी कितना है, बी है हमारे पास 2, तो फोकस आ जाएंगे ए ई मतलब 2,0 और दूसरा आ जाएगा फोकस एस डैश -2,0, ठीक है। फोकस आ गया बच्चा, एसेंट्रिसिटी आ गई बच्चा, क्लियर? फोकस पता चल गया, एसेंट्रिसिटी पता चल गई, ओके भाई। अब हमें क्या निकालना है? हमें पी निकालना है। पी निकल आएगा तो अपना काम बन जाता है, तो पी निकालते हैं भाई। चलिए पी कैसे निकलेगा आइए वो देखा जाता है, फटाफट चल के पी निकालते हैं। पी मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, तो ठीक है। स्लोप पता है हमें, अब अगर इलिप्स पे स्लोप पता है तो हमें कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए, नहीं याद है तो हम 2 सेकंड में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे एट द पॉइंट पी। एक तो कार्टेशियन फॉर्म में x(x1/8) प्लस का y(y1/4) इज इक्वल्स टू 1, और एक बार टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू कितनी है 2, तो y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप अपना पॉजिटिव ही रहेगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस √a² m² प्लस b², तो a² 8 दूनी 16 4 20 √20, a² m² प्लस b, a² m² प्लस b², तो 8 दूनी 16 4 20। चेक करिए कहीं गलती ना कर रहा हूँ अपन। तो
एक्स एक्स वन अपॉन 8 प्लस वाई वाई वन अपॉन 4, स्लोप कितना है इसका -1/2, -1/2 के परपेंडिकुलर है तो स्लोप 2 हो गया। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, 4 4 8 चौक 32, 32 4, ये गलत लिखा है, 32 और 4 36 आएगा यहाँ पे, दिस वन इज द रॉन्ग। फॉर्मूला लगाएंगे ना अपन, तो ये फॉर्मूला गलत लिख गया अपन ने, तभी मैं सोचा था क्योंकि आंसर तो सुंदर फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, तो पॉइंट भी सुंदर आने चाहिए थे। तो ये आएगा बेटा 36 मतलब 6 आ जाएगा, ये 6। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, यहाँ से x1 और y1 निकाल देंगे, x1 और y1 आते पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके x1 और y1 निकालेंगे, तो x1 आएगा माइनस का 8/3 और y1 आ जाएगा 2/3, तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब p आ चुका है, f पता है, s डैश पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने लिख दिया जो कि a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a को हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मतलब एस एस डैश मतलब 4 इंटू हाइट, हाइट मतलब इसका y कोऑर्डिनेट मतलब 2/3, तो अल्टीमेटली एरिया आ गया 4/3। अब जो दिया गया उसको कैलकुलेट करते हैं, वो दिया है 5 - e स्क्वायर टाइम्स ऑफ a, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 5 - e स्क्वायर 1/2 इंटू 4/3, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, 9/2 इंटू 4/3, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अल्टीमेटली आंसर 6 आ गया। 6 मतलब करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, फिर से दे रखा उसने, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं आई दी क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रल -1/√2 से 1/√2, ठीक है। ये जो अंदर बैठा हुआ है ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो मॉडुलस में खुलेगा x+1 अपॉन x - 1 माइनस का x - 1 अपॉन x+1 टाइम्स ऑफ dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू आएगा बेटा इंटीग्रल माइनस का 1/√2 से 1/√2 और x+1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई करके अपने पास आ जाएगा नीचे x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा टाइम्स ऑफ dx। ये फंक्शन इवन है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर मैं लगा दूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 इवन फंक्शन की वजह से, तो आई इक्वल्स टू बन जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से 1/√2 मॉडुलस ऑफ 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है ना, ठीक है। 0 से √2 में 1/√2 में जाएंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी निगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होता है निगेटिव खुलेगा, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आई इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल बच्चा 0 से 1/√2, 0 से 1/√2। अब देखो x स्क्वायर माइनस 1 ऑब्जर्व करो, 0 से 1/√2 में निगेटिव, तो मॉडुलस को निगेटिव खोल दो, निगेटिव खोल दो मतलब 4x अपॉन x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर लिख करके टाइम्स ऑफ dx डाल दो, 2 बाहर निकाल दो एक और, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ, तो आंसर ln में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा विद अ माइनस साइन, ठीक है, विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन, और लिमिट जाएगी तुम्हारी 0 से 1/√2। बस कैलकुलेट कर दो, तो आई इक्वल्स टू कम आउट टू बी माइनस का 4 और ln दे रखा है तो 1/√2 रखेंगे तो माइनस का 3/4 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास 4 टाइम्स ऑफ 1/√2, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1 माइनस 1/√2 मतलब हो जाएगा ये मॉडुलस ऑफ 1/2 3/4 1/2 2 1/2 1/2 1/2 तो है ना 1/2 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, करेक्ट है 1/2, तो ये बन जाएगा आई इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ln2, 4 टाइम्स ऑफ ln2 कोई आंसर है, 4 टाइम्स ln2 नहीं है, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा ln ऑफ 2 की पावर 4 मतलब 16, ln 16 का मतलब हो गया आंसर नंबर 2, तो बच्चा करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन दिस इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस एज अ मीडियम बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन कि व्हेनेवर वी आर ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ अंडर रूट ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, तो वी विल ऑलवेज लेफ्ट द मॉडुलस
कंसेप्ट। तो मॉडुलस याद रखना है, मॉडुलस याद रखना है, फिर प्रॉपर्टी 4 लगाना है इवन ऑड वाली फंक्शन की, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर मॉडुलस को ओपन करना है, मॉडुलस को ओपन करके इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओके कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आसान है, काफ़ी आसान है। अगर आप लोगों ने इसको पहले कर रखा होगा तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट ये होता है, उसने बोला आर्गुमेंट ऑफ z-1/z+1 इक्वल्स टू π/4। तो हम सीधे सीधे मैनिपुलेट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1, 0 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0। कहाँ से दिखा? इससे और इससे दिखा। तो π/4 एंगल है, तो इस टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर सर्किल बनेगा, सर्किल का आर्क बनेगा बेसिकली, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका नाम होगा z-1 और इस वाले का नाम होगा z+1। तो देखो ऊपर बैठा है z-1, तो z-1 चाहिए z+1 से, तो देखो z-1 चाहिए z+1 से। रोटेशन का कंसेप्ट लगा है π/4 एंगल पे। अगर ये एंगल π/4 है तो डेफिनेटली सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो π/2 बनेगा। और क्योंकि सिमेट्री ना चाहिए तो इसका सेंटर डेफिनेटली y एक्सिस पे बैठा होगा, y एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस बैठा होगा, करेक्ट है। और ये π/90 होने की वजह से π/4 तो ये 1 था, तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा, तो इसका सेंटर तो आ गया भाई साहब 0,1। सेंटर कितना आ गया? 0,1। और जो इस सर्किल के आर्क की रेडियस होगी वो ये वैल्यू होगी जो कि √2 के बराबर होगी। यानी सर्किल का सेंटर मेरे प्यारे बच्चों 0,1 और सर्किल की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों √2। ऑलरेडी ये कंसेप्ट आप लोगों ने कर रखा होगा, नहीं किया होगा तो आपने प्रीवियस ईयर नहीं किया, इसका ये मतलब है। क्योंकि मैं आपको बार बार ये बताऊंगा कि अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट से आया है, कहाँ से चुराया गया या कहाँ मैंने देखा हुआ है इसको। तो ये नोट्स का क्वेश्चन भी है, डीपीपी का क्वेश्चन भी है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। तो सेंटर आ गया 0,1, रेडियस आ गया √2, सेंटर आ गया 0,1, रेडियस आ गया √2, सेंटर आ गया 0,1, रेडियस आ गया √2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। क्यों मैंने इसको इजी दिया है, इसका फंडा आपको समझ में आना चाहिए। क्यों मैंने इसको इजी दिया है, इसका फंडा आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे सीधे फोटो से आर्क निकल के आती है, इसकी आर्क वाला कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे बेसिकली सर्किल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना रिप्रेजेंट अ आर्क ऑफ ए सर्किल। तो चाहो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, आर्क ऑफ सर्किल। तो योर आंसर शुड बी इक्वल्स टू आर्क ऑफ सर्किल। कभी भी सर्किल पूरा नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि सर्किल बनने के लिए इसका ये वाला हिस्सा भी चाहिए जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, और ये हिस्सा कभी इसका नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से? लाइन अलोंग द कॉर्ड ऑफ द सर्किल पासेस टू द पॉइंट दिस थिंग। ठीक है, आप चाहो तो उसको पैराबोला में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो उसको सर्किल में डाल सकते हो। क्वेश्चन कैसा होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं मीडियम दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आप बोलो सर आपने किसी भी क्वेश्चन को अभी तक टफ नहीं दिया, है ही नहीं कोई क्वेश्चन टफ कंसेप्ट वाइज, तो मैं कैसे टफ दे दूँ उसको? ठीक है ना। चलिए, उससे बोला लाइन इज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस थिंग। एक सर्किल दे रखा है, उसकी एक लाइन एक कॉर्ड है जो पास कर रही है एक पॉइंट से। कौन सा पॉइंट है वो? -30,0 से पास कर रही है। ठीक है, इस टेंजेंट टू द पैराबोला। ये लाइन एक पैराबोला पे टेंजेंट है। ठीक है, मान ले पैराबोला जो भी था, मैं ऐसे फोटो बना रहा हूँ, रैंडम फोटो, ये पैराबोला पे टेंजेंट है। देन द लेंथ ऑफ द दिस कॉर्ड इज, हमें ये ए से बी तक की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, प्यारे 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 बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये अगर सेंटर पता है, इसकी रेडियस पता है, ये पॉइंट एम हो गया, तो जो ए बी कॉर्ड की लेंथ होती है वो होती है 2 टाइम्स √ऑफ रेडियस का स्क्वायर माइनस cm स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर माइनस cm स्क्वायर। अब ये जो cm है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन, ऑन द कॉर्ड या ऑन द लाइन। तो भाई साहब हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, सिंपल सा फंडा ये, लाइन ला दो हम आंसर ला देंगे। अब भाई लाइन लानी है अपने को। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, तो जो पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमने मान ली कि एज्यूम कर दिया इसका स्लोप m था। तो अगर इसका स्लोप m है तो जो पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस का a बाई m, तो 15/2m। ये लाइन जो है ये पास कहाँ से कर रही है? टेंजेंट पास करिए -30,0 से, तो -30,0 सेटिस्फाई, -30,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर, 15/2m माइनस 30m इक्वल्स टू 30m। तो भाई साहब यहाँ से m की वैल्यू आ गई m² इज इक्वल्स टू 1/4। तो m की दो वैल्यू पॉसिबल हो गई, m इज इक्वल्स टू 1/2 या फिर m इज इक्वल्स टू -1/2। करेक्ट है। अब आप सर बोलोगे दो कॉर्ड आ रही हैं तो दोनों की लेंथ अलग अलग आनी चाहिए। नहीं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि स्लोप चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कॉर्ड की लेंथ कांस्टेंट आएगी।
तो कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए हमने कॉर्ड की इक्वेशन लिख दी। तो मान लिया अपन ने m = 1/2 लिया, तो वहाँ से जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी तुम्हारे पास m = 2 रखेंगे तो y = x/2 15 प्लस का 15, ठीक है। तो बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन हो गई 2y - x - 30 = 0। अब इस टेंजेंट पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इसका सेंटर क्या आएगा वो देखो। तो सर्किल का सेंटर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 30 -15, तो -15, 0। और इस सर्किल की रेडियस भी निकाल लो। रेडियस आ जाएगी 225 - 675 बाई 4, 225 - 675 बाई 4, 225 - 675 बाई 4, तो 225 बाई 4 15/2, 225 बाई -675 बाई 4, ऐसे करेंगे ना इसको। तो ये बन जाए कितना 225 8 900 900 - 675 225 बाई 4 15/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं अपन। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकालेंगे। सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, ये लेंथ सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, सेंटर कितना है -15, 0, तो मॉडुलस ऑफ -15, 0 अपॉन √5, तो 15/√5, 15/√5, तो 15/√5, ठीक है ना, 15/√5, तो 225/5 का रूट, तो अंडर रूट ऑफ आ जाएगा 225/5, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगाया ए बी निकालने के लिए। तो भाई साहब ए बी निकल के आया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ r², रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 15/2, तो 225/4 माइनस 225/5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 15 इंटू 1/√20, चेक करना गलत ना हो 4, तो 15/√5, तो 3√5। तो जो लेंथ आएगी कॉर्ड की वो 3√5 आएगी। 3√5 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मीडियम या तो टफ दोनों डाल सकते हैं आप। कई लोगों को स्ट्राइक नहीं करेगा, कई लोगों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की वजह से मीडियम भी काउंट करेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, सीधे वेक्टर सच दैट a क्रॉस c इक्वल्स टू बी एंड a डॉट c इक्वल्स टू 3, a क्रॉस b डॉट c की वैल्यू चाहिए। तो अपन ने क्या किया, a क्रॉस c इक्वल्स टू बेटा b दे रखा था, ठीक है। तो हमने इसका a से क्रॉस ले लिया, तो a क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट में अब छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है अपने को, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको कंसेप्ट बताता चलूँगा। यहाँ से आ जाएगा ये a डॉट c टाइम्स ऑफ c a वेक्टर माइनस का a² टाइम्स ऑफ c वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मेरे पास a डॉट c दे रखा है, तो 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर आ गया, ये माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ a² √3 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ c वेक्टर आ जाएगा, ये 1 + 1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली c वेक्टर का नाम आ जाएगा, यहाँ से c वेक्टर का नाम आ जाएगा a वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर अपॉन 3, ठीक है। जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास c वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। a क्रॉस b पता है, c पता है, a क्रॉस b अपॉन c करेंगे तो 5 2 3 5/3 2/3, ठीक है, कॉमा 2/3, ये हमारा वेक्टर आ जाएगा c। सिंप्लीफाई करने के बाद कर लेंगे ना, a क्रॉस b निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके दोनों का 3 से डिवाइड करके a जोड़ देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। अब उसने आपसे पूछा a क्रॉस b क्रॉस c बता दो, तो a क्रॉस b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c, या ठीक है a क्रॉस b डॉट c लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a क्रॉस b चाहो तो इसको 2 तरीके से कर सकते थे। a क्रॉस b यहाँ आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, उसका यूज़ कर लो, c के साथ डॉट ले लो, या फिर आप इसका डिटरमिनेंट बना दो। a है 1 1 1, b है 0 1 -1 और c है 5/3 2/3 और 2/3,
बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर होगा। तो सिंप्लीफाई करके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है -2। ऑलरेडी डिटरमिनेंट मैंने सिंप्लीफाई करना बता ही रखा आप लोग को, आप चाहो तो एक को 0 और बना सकते हो इंटरप्रेट करने के लिए, वहाँ से इंटरप्रेट कर लो, कैसे भी कर सकते हो, मतलब इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। ठीक है, -2 की करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैट्रिसेस का। अगेन एक रेगुलर क्वेश्चन, काफ़ी देखा हुआ क्वेश्चन होगा ये आप लोग का, बट थोड़ा सा मैं इसको टफ में काउंट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। फिर उसने इनवर्स की भी बात कर ली, फलाना दिमाग का सब कुछ आपसे करवा लिया उसने। तो आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, और ए ट्रांसपोज बी ए, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यू 2021 ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले हम ए इंटू ए ट्रांसपोज को चेक करते हैं। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज को चेक करा जाता है, तो हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज को चेक किया, तो 1/√5, 2/√5, -2/√5, 1/√5, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए ट्रांसपोज से, क्योंकि कैलकुलेटिव होने की वजह से, काफ़ी कैलकुलेटिव होने की वजह से मैं इसको टफ काउंट कर रहा हूँ। 1/√5, 2/√5 ट्रांसपोज ले लिया इसका, माइनस का 2/√5 और 1/√5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो 4/5 और 1/5, 5 1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा, दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा, और दिस इंटू दिस अगेन 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाएगी। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्यू का जो लिखा हुआ था, हमको क्यू की पावर 2021 तक जाना है, तो हमने पहले क्यू से क्यू स्क्वायर लिखा। तो क्यू स्क्वायर का मतलब ए ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए, स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो इसकी वैल्यू आई हो गई, तो अल्टीमेटली बन गया ये ए ट्रांसपोज इंटू बी स्क्वायर इंटू आई, तो बी स्क्वायर इंटू ए। ऐसे जब क्यूब करेंगे तो बी क्यूब आ जाएगा, पावर 4 करेंगे, तो यहाँ से जब हम डायरेक्टली क्यू की पावर 2021 पे पहुँचेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 2021 इंटू ए। ये हमारी क्यू की पावर 2021 की वैल्यू आ गई। अब जब क्यू की पावर 2021 में बी की पावर 2021 यूज़ होगा, मतलब मैंने बी से खेलना शुरू किया। चाहो तो यहीं खेल लो, चाहो तो वहाँ खेल लो, चलो वहाँ खेल लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास बी दिया हुआ था, बी कितना दिया गया, बी दिया गया 1 0 1 0 आयटा 1 आयटा और 1 1 0 और आयटा 1। ठीक है, बी स्क्वायर निकाला, तो 1 0 आयटा 1 इंटू 1 0 आयटा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, दिस इंटू दिस 1 इंटू 1 1 आएगा, दिस इंटू दिस 0 आएगा, दिस इंटू दिस आयटा प्लस 2 आयटा आएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस 0 1 1 आएगा। ऐसे बी क्यूब निकाला तो बी क्यूब आ जाएगा 1 3 आयटा 0 1। ठीक है, एंड सो ऑन। तो बी की पावर जब मैं 2021 निकालूंगा तो आ जाएगा 2021 आयटा 0 और 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आएगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इसका। तो हमने एक मैट्रिक्स एम दे रखी है, एम मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए क्यू की पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज, विच इज सेम एज ए क्यू की पावर 2021 का मतलब हो गया ए ट्रांसपोज बी की पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज। तो बेसिकली बन गया बी की पावर 2021। हमें m का इन्वर्स चाहिए, m का इन्वर्स मैट्रिक्स। तो b की पावर 2021 ही इसका इन्वर्स चाहिए, तो 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। 2/2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसको इंटरचेंज करो, इसका साइन बदल दो, इसको इंटरचेंज करो, इसका साइन बदल दो, तो 1 और 1 इंटरचेंज करोगे तो सेम रहेगा, इसका साइन बदल दो, ये 0 रहेगा, ये माइनस का 2021 आयटा रहेगा, करेक्ट है, अपॉन इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा, अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू 1। यानी कि बेसिकली जो m इनवर्स आएगा बच्चा वो आ जाएगा 1 माइनस का 2021 आयटा और 0 1। तो ये हमारा m इनवर्स निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 0 माइनस 2021 आयटा 1 1 0 माइनस 2021 आयटा 1, तो आंसर नंबर 3 करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है? बिल्कुल करा हुआ है।
क्यों मैंने इसको टफ दिया? क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट बहुत रेगुलर था। और अगर जो बच्चे 12th में हैं, अगर IIT एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं कई बच्चे, उनको भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैट्रिसेस में पढ़ाया जाता है और आना भी चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ कॉमन सेंस, मतलब सेट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको। तो मैं इसको जनरल क्वेश्चन डाल देता हूँ, जनरल क्वेश्चन। और लेबल की बात करेंगे तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी होने की, वैसे तो इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसको मीडियम बोल दे रहा हूँ। उसमें बोला आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट। 89% हार्ट एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं। 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन। इफ K% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ देन K कैन नॉट बी बिलोंग टू द सेट। तो देखो सेट का क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये मान लो हो गए हार्ट से सफ़र करने वाले लोग, और 98% सफरिंग फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से सफ़र करने वाले लोग हो गए। ठीक है, तो जो हार्ट से सफ़र कर रहे हैं, हार्ट से सफ़र कर रहे हैं N ऑफ H, वो है 89%। तो मैं इसको 89/100 लिख देता हूँ, परसेंट ऑफ लैम्डा, टोटल पेशेंट अगर P थे। ठीक है, जो लंग से इफेक्ट कर रहा है N ऑफ L, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया 98% ऑफ P/100। ठीक है, और K% आर सफरिंग फ्रॉम बोथ, यानी N ऑफ L इंटरसेक्शन H, दैट विल बी इक्वल्स टू K/100 ऑफ P। ठीक है, ये पूरी पिक्चर। और सिर्फ इतने ही पेशेंट दुनिया में पाए जा रहे हैं, मतलब अगर आप इसको ऐसे समझें, इतने ही पेशेंट दुनिया में पाए जा रहे हैं, उस चीज़ को समझना। ठीक, तो यही है पिक्चर, खाली सिर्फ ये जो मैंने फ़ोटो बनाई है। ठीक, जो भी वैल्यू आएगी N ऑफ L यूनियन H की, N ऑफ L यूनियन H, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा ज़्यादा या बराबर होगी किसके? N ऑफ L के, N ऑफ H के माइनस N ऑफ L इंटरसेक्शन H के, और वो है कितनी? P के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 100P मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 98P प्लस 89P माइनस KP। तो इस पूरी इक्वेशन से आप चाहोगे तो K निकल आएगा आपका। K क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करो, 100 कट जाएगा, तो यहाँ से जो आ जाएगी K की वैल्यू, वो आ जाएगी 87 से बड़ी। अब जो भी K होगा, वो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वो 110% 89 से तो छोटा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 89% से तो कम ही होगा ना, तो ये 110% 89 से छोटा होगा। यानी बेसिकली जो आपके पास K आ गया, वो K आ गया, बेसिकली जो आपके पास K आ गया, वो आ गया 87 से लेकर के 89 के बीच में। फिर से रिपीट करूं, क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? K 87 से बड़ा आएगा, और 87 से तो बड़ा आ रहा है, लेकिन छोटा वो 110% 89 से होगा। ये वाला कंसेप्ट इससे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं इसको मीडियम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से K की वैल्यू चेक करेंगे, तो उसने बोला है नॉट बिलोंग्स टू, याद रखना नॉट बिलोंग्स टू वर्ड लिखा उसने, नॉट बिलोंग्स टू। तो नॉट बिलोंग्स टू में 87 से 89 तक का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 87 से 89 है, 87 से 89 तो B में नहीं है, 87 है, 88 है, यानी कि आंसर इसका B आना चाहिए, आंसर नंबर 2। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। गॉट इट? तो ये सेक्शन ए खत्म हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में मीडियम वर्ड यूज़ किया है, कुछ में इजी यूज़ किया, एक में टफ यूज़ किया। टफ किस में यूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट मैट्रिक्स वाले को मैंने टफ लिखा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ K फॉर विच दिस इज। तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को बात कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में काउंट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसको ईजी डालूंगा, ईजी या मीडियम डालूंगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कंसेप्ट है, इसलिए मीडियम है, तो ईजी में ही है। ठीक है, तो आप क्या करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना दीजिएगा। पहले तो अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बाई K। तो K से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, 2x स्क्वायर 2x माइनस x आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x, तो प्लस का माइनस का 6, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस x प्लस x माइनस का K,
टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ सिंपल सी। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 2 टू द 4 माइनस का 3 तो प्लस का 3k। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गई अपने पास सिंपल सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने बोला है दिस इक्वेशन देन फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई रियल रूट ना हो। और ध्यान रखना x की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, डोमेन में नहीं है अपने पास, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अपन ने क्या किया, इसका d लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया। करेक्ट है, d लेस देन 0 कर दिया क्योंकि कोई इक्वल रूट नो रियल रूट की कंडीशन लगा दी, तो नो रियल रूट की कंडीशन लगा दी। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस k का होल स्क्वायर b माइनस 6 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3k दैट विल बी लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा यहाँ से तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और वो आ जाएगा k माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 6 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 32। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ से k की रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो k तुम्हारा बिलोंग करेगा किसके बीच में, k बिलोंग करेगा 6 माइनस रूट 32 से ले करके 6 प्लस रूट 32 के बीच में। तो उसको सेटिस्फाई करने वाले जो k की इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, उसने बोला है ना सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो 0 से स्टार्ट नहीं करनी, सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो 1 से लेकर के 11 तक की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और लास्ट में 11 आ जाएगा। तो बच्चों 1 से लेकर के 11 तक का सबका उसने सम पूछा है, तो यहाँ से जो इसका सम आ जाएगा वो आ जाएगा सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 11 दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 11। सिग्मा 11 का मतलब हो गया 11 इंटू 12/2, 66 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आएगा 66। The locus of the point which moves such that the sum of square of its distance from the point this is 18 units in a circle of diameter then। ठीक है, तो सर्किल का डाल देते हैं इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरी नज़र में तो इजी था, बट ठीक है इजी लग देता हूँ मैं इसको। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, तो मान लो पॉइंट था तो उसका x 0 0 से डिस्टेंस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस की बात करा बच्चा को, तो हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस की बात करें। द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। ठीक है, तो मान लो पॉइंट था h कॉमा के, लोकस के लिए पॉइंट को क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, h कॉमा के, तो h का 0 0 से डिस्टेंस का स्क्वायर तो बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर h का 1 0 से डिस्टेंस का स्क्वायर तो बन जाएगा h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, बन जाएगा h 0 1 से स्क्वायर डिस्टेंस तो h स्क्वायर प्लस का k माइनस 1 का स्क्वायर, फिर बन जाएगा 1 1 से डिस्टेंस तो h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। ये जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है दैट विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे और जनरलाइज कर देंगे, तो आई गेट द वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस 2h आएगा, माइनस 2h आएगा, माइनस का 4h आएगा, माइनस का 4k आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, मतलब 4 आएगा, मतलब इक्वल्स टू 14 आएगा। 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी ये भी x और y कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, इधर सर्किल ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर की बात करें रेडियस निकाल लेते हैं, तो सर्किल का रेडियस आ जाएगी r शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर 1/4 प्लस एफ स्क्वायर 1/4 माइनस c, तो प्लस का 7/2, तो ये बन जाएगा 4 14 15 16 4/2, अल्टीमेटली आंसर 2 आ जाएगा। 4/2 अल्टीमेटली आंसर 2 आ जाएगा। चेक कर लेना गलती ना हो कहीं। तो रेडियस 2 आ गई तो डायमीटर कितना आ जाएगा 2r, 2r का मतलब बच्चा 4 हो गया। उसने आपसे पूछा क्या है डायमीटर का स्क्वायर बताओ, तो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 16। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y equals to y is an implicit function of x such that this thing is whole, then डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये भी क्वेश्चन एमओडी का है, बट एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और क्वेश्चन का लेवल भाई डबल डेरिवेटिव देख करके कई लोग मीडियम बोलेंगे, अदरवाइज मैं तो इजी बोलूंगा। ठीक है, तो ln x प्लस वाई इक्वल टू 4xy और d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हमने क्या किया, x = 0 पे y निकाल दिया। तो x = 0 रखा अगर अपन ने, तो अपने पास आ जाएगा ln y = 0, मतलब y = आ जाएगा ln y = 0, तो y = 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो 1/x + y आ गया। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करो डायरेक्टली, ठीक है, और अंदर बैठेगा 1 + y डैश = 4y प्लस का 4xy डैश। यहाँ से मैंने y डैश ऑफ 0 निकाल दिया। ठीक है, y डैश ऑफ 0 निकालने के सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तो 0 1 1 आ गया, 1 + y डैश हो गया, यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 0 आ गया, तो 4 1 + y डैश = 4, y डैश = 3 आ गया। ठीक है, तो ये y डैश ऑफ 0 = 3 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 + y डैश = x + y आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 4y + 4xy डैश, ऐसे लिखा हुआ ये। अब इसको मैंने फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश, x + y का डेरिवेटिव 1 + y डैश, बाकी जो लिखा है इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। फिर हमने x + y को रोका, बेटा प्रोडक्ट रूल लग रहा है इस जगह पे, प्रोडक्ट रूल ध्यान देना, x + y। ठीक है बच्चा, अब इसको डिफरेंशिएट किया 4y और दिस क्वांटिटी को, तो आई गेट द वैल्यू 4y डैश प्लस का 4y डैश प्लस का 4y x y डबल डैश। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y डबल डैश लिखा रहने दो, 1 + y डैश 4 हो गया, x + y 1 हो गया, x + y 1 हो गया, सॉरी इस जगह पे गलती हुई है। 1 + y डैश 4 आ गया, फिर इसकी वैल्यू चाहिए, तो 4 और 1 + 0 4 आ जाएगा ये, प्लस x + y 1 आ जाएगा, इंटू 4y डैश 12 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। यहाँ से y डबल डैश निकाल दो, तो 4 × 16, 12 12 24, 24 और 16 40 आ गया, 24 और 12 12 24, 4 × 16 और 12 12 24, 24 और 16 40 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 40। ठीक है, क्यों मैंने मीडियम या इजी लिखा है, सीधे सीधे दिख रहा है आपको। इसकी एक अप्रोच और है, चाहो तो आप इसको ln में लेकर के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ई की पावर में कई लोगों को ई की पावर से डेरिवेटिव करना ज़्यादा आसान लगता है, तो आप इसको ई की पावर में भी कन्वर्ट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एरिया चैप्टर से। मीडियम या इजी कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसके लिए भी। एरिया चैप्टर से तो आपको दिख रहा है कि जो रीजन लिखा हुआ है इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा, तो एक तो पैराबोला है 3x² = 4y, कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा, और एक लाइन है 4y = 6x + 24, तो वो लाइन कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये लाइन अपने पास है y = मैं इसको हैंडल करूँगा 3/2x प्लस का 6, तो लाइन का नीचे, और ये पैराबोला अपने पास है 3x² ≤ 4y। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा लाइन के नीचे और पैराबोला के अंदर। इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और एरिया लिख देना होगा। तो इक्वेट कर दो दोनों को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो 3x² / 4 शुड बी = 3/2x प्लस का 6, तो x², ठीक है, 3 से 3 कटेगा 2 आएगा, = 2x प्लस का 4 दूनी 8, 3 से 3 कटा 2 आया बच्चा, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया और 8 हो गया। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस का, x² - 2x - 8 = 0। तो बेटा इसको अगर हमने सॉल्व किया बच्चों, तो अपने पास आया x = 4 और x = -2। ठीक है, तो दोनों फैक्टर हमारे निकल आए, ये पॉइंट आ गया -2 और ये पॉइंट आ गया 4। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया बेटा वो हो गया इंटीग्रल -2 से 4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व मतलब 3x/2 प्लस का 6 माइनस लोअर कर्व दैट विल बी = 3x² / 4।
टाइम्स ऑफ डी एक्स। आया? अब क्या करना है भाई, तो अब इसका एरिया निकाल देना। ठीक है भाई, एरिया निकाल देते हैं। क्या आएगा एरिया, कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया निकाल करने। तो एरिया निकालने के लिए अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बस कैलकुलेट कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, इंटीग्रेट करके, तो आंसर की एरिया की वैल्यू 27 आ जाएगी। कैलकुलेट तो कर ही लोगे? अरे हाँ भाई कर लोगे ना, कर लोगे, फटाफट कर लेना। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा कंसेप्ट। इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने छोड़ा है, खाली कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। ठीक है, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये किसका है? ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है। तो फिर मैं इजी लिखूंगा तो फिर तुम चिल्लाओगे, ऐसे मैंने मीडियम भी लिख देता हूँ। वैसे तो इजी है, ये तो भी इजी है भाई, ये तो इजी है, ये तो इजी है भाई, ये तो इजी है, गलती नहीं, चीटिंग नहीं, ये तो इजी है। क्या बोला उसने? फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। अगर कोई फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होता है तो उसकी 0 प्लस पे जो लिमिटिंग वैल्यू आती है, लिमिट 0 पे जो वैल्यू आती है और 0 माइनस पे जो आती है, वो तीनों सेम होनी चाहिए ना। चलो भाई, 0 प्लस पे, 0 माइनस पे और 0 पे। तो 0 प्लस पे इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस tan 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई bx³। ये लिखा हुआ है f ऑफ 0 a इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो माइनस ए, f ऑफ 0 माइनस भी माइनस ए आएगा। ठीक है, लिमिट सिंप्लीफाई करनी है इस वाले पार्ट को। तो इसकी लिमिट को अगर सॉल्व करूँगा तो 1/b तो बाहर आ जाएगा, एक साइन 2x बाहर ले लो, नीचे से एक 2x बाहर ले लेना, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा, नीचे x बचेगा स्क्वायर में, उसको 2x का होल स्क्वायर लिख देना, और साथ में फिर एक 4 भी आएगा और नीचे से एक कॉस 2x भी आएगा। ये मैंने सजा दिया लिमिट को, विच इज इक्वल्स टू माइनस ए। देखो भाई सजाया कैसे, साइन 2x अपॉन 2x 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 3 स्क्वायर 1/2, तो 2/p इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस ए। व्हाट आई गेट इट फ्रॉम हेयर? विल गेट फ्रॉम हेयर AB इज इक्वल्स टू, 2 से 2 मोहब्बत करेगा, 2 से 2 मोहब्बत करेगा, तो AB इज इक्वल्स टू -4। क्या पूछा उसने? उसने आपसे पूछा 10 माइनस AB, तो भाई साहब 10 माइनस AB, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ -4, अल्टीमेटली 14। आया करेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एनसीआर बाइनोमियल डाल देते हैं। एनसीआर मतलब बाइनोमियल। भाई साहब बाइनोमियल के 2 क्वेश्चन, अरे वाह भाई, और बाय डिफॉल्ट दोनों क्वेश्चन इजी है, मीडियम जो भी डालना डाल दो। है ही इजी मीडियम, करूं क्या मैं इसको, कैसे सॉल्व कर दूं? कुछ भी कर लो, आएगा ही इतना सिंपल। क्या लिखा है पढ़ो, 1p1 प्लस दिस थिंग प्लस दिस थिंग प्लस दिस थिंग। अरे भाई साहब 1p1 प्लस दिस थिंग प्लस दिस थिंग दैट थिंग लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो s इज इक्वल्स टू, मान ले क्या लिखा हुआ है, 1p1 का मतलब 1, 2p2 का मतलब 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस का 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस का डैश डैश डैश, लास्ट में आ जाएगा 15 इंटू 15 फैक्टोरियल। तो भाई साहब अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दूँ तो इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा r इंटू आर फैक्टोरियल। आर मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 15 तक। अच्छा भाई, इसको तो नाचना, इसको तो खेला होगा, ये तो मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। वेरी गुड वेरी गुड, सजा दो। r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, एक जोड़ दो और एक घटा दो, सेपरेट कर दो। तो ये जो सीरीज आएगी ये बन जाएगा सिग्मा s इज इक्वल्स टू सिग्मा r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। भाई डिफरेंस सीरीज आ गई, डिफरेंस सीरीज। r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 15 तक जा रहा है भाई, तो इसका सम आ जाएगा 15 इसमें रख दो और 1 इसमें रख दो, तो 16 फैक्टोरियल माइनस 1। अब पूछोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? अरे बेटा ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या है इसमें? डिफरेंस सीरीज का फॉर्मेट है, डिफरेंस सीरीज का फॉर्मेट है, डिफरेंस सीरीज का फॉर्मेट है। तो भाई साहब डिफरेंस सीरीज ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंस सीरीज का फॉर्मेट है, पहला है r को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कच खच खच बारिश बारिश, आंसर आएगा।
इसको इससे कंपेयर कर दो। तो भाई साहब दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू, उसने लिखा है क्यू पी एस माइनस क्यू पी आर माइनस एस। तो क्यू भी 16, आर भी 16 और एस -1। क्या पूछा उसने? क्यू प्लस एस, तो क्यू प्लस एस सी आर माइनस एस, तो क्यू प्लस एस तो 15, नहीं एस -1 क्यों होगा? S1 होगा। अच्छा ओके, तभी मैं सोचूं आंसर गड़बड़ आ जाएगा भैया। तो ओके 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 S1 है, S1 है तो ये 15 नहीं बनेगा भाई साहब। S1 होने की वजह से क्या बन गया? 15 और 16 और 1 17 बन गया, और नीचे वाला बन गया 16 - 1 15 बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 17 × 16/2, 17 × 16/2, जिसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर 136। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर 136 आया। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी जनरल क्वेश्चन मान लो, इसको भी जनरल क्वेश्चन दे देते हैं। लेवल इजी या मीडियम, जो देना हो दे दो। A wire of length 36 meter is cut into the two pieces. One of the pieces bent to form a square and the other is bent into a circle. तो एक को a मान लो, इसकी रेडियस को r मान लो, तो 4a + 2πr that will be given as 36. क्लियर भाई? एक सर्किल बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर की पेरीमीटर 4a होगी, सर्किल की पेरीमीटर 2πr होगी, तो 4a + 2πr 36 है। भाई एक वायर था, उसको बीच से काटा, एक जगह स्क्वायर बना दिया और एक जगह सर्किल बना दिया, तो दोनों के क्या सर्कमफ्रेंसेस का सम 36 के बराबर है। आगे क्या बोला उसने? इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू फिगर्स, सम ऑफ द एरियाज, तो a² प्लस का πr²। उसने बोला द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फिगर इज मिनिमम। अच्छा ये मिनिमम है, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज k, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और क्या गिवन है अपने को? तो अपने को गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल मतलब 2πr, ये किसके बराबर दिया है? k के बराबर। तो क्या पूछा उसने? देन 4/π + 1 टाइम्स ऑफ k, 4/π + 1 टाइम्स ऑफ k। अच्छा भाई ठीक है भाई, तो आप चाहो तो इसको मैक्सिमम मिनिमम में बोल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हैं। जनरल की जगह पे इसको आप मैक्सिमम मिनिमम डाल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट आपको कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर के टर्म्स में चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि के चाहिए मतलब आर चाहिए, तो मैं ए को हटा देता हूँ। ए को कैसे हटाऊँगा? a², तो 36 - 2πr/4 का होल स्क्वायर प्लस का πr²। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ds/dr और 0 कर देना। तो डिफ्रेंशिएट करके जब इसको 0 करोगे तो r की एक वैल्यू आएगी जिस पे मिनिमम लेगा। डिफ्रेंशिएट करके 0 करोगे तो r की वैल्यू आएगी, r = 18/4 + π। इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर इसका साइन चेंज लिखोगे तो ये आएगा प्लस और माइनस, मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज करके, मतलब यहाँ पे मिनिमा लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमा ले रहा है तो 18/4 + π पे ही मिनिमा ले रहा है। पूछा क्या उसने? तो r की वैल्यू 18/4 π आ गई है, तो k निकाल दो पहले। तो k हो गया 2πr, r मतलब 18/4 + π। ठीक है, ये k आ गया, और साथ में क्या बैठा हुआ है? साथ में क्या बैठा हुआ है अपने पास? साथ में बैठा हुआ था 4/π + 1, 4/π + 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2π 18/4 + π बच्चा 4 + π/π। तो अल्टीमेटली जो k आ गया, नहीं k नहीं आ गया, जो पूछा गया था वो आ गया, सॉरी ये पूछा गया है बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा, ये पूछा गया था, मान लो इसको मैं p लिख देता हूँ, पूछा गया तो पूछा गया कि वैल्यू कितनी आ गई? 18×2 = 36।
अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिंपल किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ds/dr 0 कर दिया, r की वैल्यू निकाल दी, उस r की वैल्यू पे ये मिनिमा ले रहा है, उस r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो पूछा गया, तो उसमें सिंप्लीफाई कर दिया गया, आंसर 36 आ गया। क्यों मैंने इजी दिया था, रीज़न यही है, बिल्कुल सिंपल सा। मीडियम क्यों दिया कि किसी और कैलकुलेशन से लगता है, वैसे तो इसको मीडियम ही डालो, बहुत इजी तो नहीं आएगा ये, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। लेट द लाइन बी द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दिस थिंग इन द प्लेन दिस थिंग, इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस थिंग फ्रॉम एल देन डी इज। हाँ भाई, ये क्वेश्चन था 3D का, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव होने की वजह से टफेस्ट काउंट हुआ था इस पेपर का मुझे पर्सनली। देखिए कैसे करा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या किया वो समझना। उसने बोला एक प्लेन था, ठीक है, एक लाइन थी, ठीक, तो इसका जो प्रोजेक्शन आया वो ये लाइन आई ऐसे शेडो। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए था और इस पे एक पॉइंट दिया हुआ था बी था, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एम। अब उसने बोला लाइन जो ए एम आई है, लाइन ए एम जो आई है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है एक पॉइंट 0,0,6 से, इसका डिस्टेंस ये डी है, तो डी का स्क्वायर क्या होगा ये बताना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो डाटा वाइज मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊँगा, जो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए के कोऑर्डिनेट निकाले और फिर एम के निकाले। तो देखो ए पॉइंट कैसे आएगा, तो ए लाइन पे लिखोगे अगर तो वो इक्वेशन हो जाएगी, इसको मैं टी के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है, टी के बराबर मान लेता हूँ, तो ये जाएगा 1 + 2t, 1 + 2t, 1 3 + t, 4 + 2t। ए ऑन प्लेन, ए ऑन प्लेन, प्लेन को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करा दो। 1 + 2t माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 3 + t माइनस का 4 + 2t बच्चा इक्वल्स टू 3। यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो और t की वैल्यू से फिर a निकाल दो, ठीक है ना। t आ जाएगा और t से फिर a आ जाएगा। t आ जाता है माइनस का 6, सिंप्लीफाई कर लेना, और t -6 रखने के बाद a की वैल्यू आती है -11, -3 और -8, -8। तो ये हमारा a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है बच्चों। अब a के बाद हमारा m आ जाए। m क्या है, इस पॉइंट से, करेक्ट है, इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो m इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम b, फ्रॉम b। b क्या है, जो इस प्लेन पे एक लाइन पे हमेशा एक पॉइंट होता है, 1 3 और 4। देखो लाइन पे हमेशा एक पॉइंट होता है जो ऊपर बैठा हुआ है, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, या t इक्वल टू 0 कर दो, तो 1 3 4 का, तो 1 3 4 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया, मान लिया फॉर्मूला होता है इसका अल्फा -1/1 इज इक्वल्स टू बीटा -3/b -2 इज इक्वल्स टू गामा माइनस का 4/c -1 इज इक्वल्स टू करेक्ट है, माइनस टाइम्स, ठीक है। इस पॉइंट को इस पर रखते आएंगे तो 1 × 1 माइनस का 2 × 3 माइनस का 4 -3 डिवाइडेड बाई a² + b² + c²। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम m के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज आ जाएगी। सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर लेना, तो जो m की वैल्यू आती है 3 - 1 2, 3 - 1 2, ठीक है बच्चा। तो हमारा a आ गया और हमारा m आ गया, तो हमारे पास a और m आती है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। a और m आ गया, तो a और m से a आ गया, m आ गया, समझ आ गया ना, m कैसे निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा करके। a आ गया, m आ गया, तो लाइन am की इक्वेशन आ गई, तो लाइन am की इक्वेशन लिख दी अपन ने। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये बन जाएगी x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 - 11 मतलब 14 इज इक्वल्स टू y + 1 डिवाइडेड बाई -1 - 3 2 इज इक्वल्स टू z - 2 अपॉन 2 माइनस का 8, तो 2 + 8 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा मान लिया। तो ये लाइन किसकी इक्वेशन आ गई, am की इक्वेशन आ गई।
अब जो कंसेप्ट दिया गया था, अगर मैं उस कंसेप्ट का यूज़ करता, तो उसने क्या पूछा आपसे, उसने बोला ये लाइन AM थी और ये एक पॉइंट है, पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,6, मैं तो मान लेता हूँ ये पॉइंट R था, तो लाइन पता है, A पता है इस पर, और मान ले कि ये पॉइंट M पता है, तो लाइन के DRs पता है अपने को V ऑफ L, वो कितने अपने पास लाइन्स के DRs 14 to 10। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख देना, कंप्लीटली आपकी कॉल है 14 to 10। ठीक है, A से R का जो डिस्टेंस होगा, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, तो ये जो स्मॉल d है ये बेसिकली इसका प्रोजेक्शन है, तो d इज इक्वल्स टू नथिंग एल्स, क्या है ये d, तो d इज इक्वल्स टू नथिंग एल्स, d है क्या अपने पास, d है वो इस चाहे तो आप इसको AR साइन थीटा लिख करके थीटा निकाल दो इन दोनों वेक्टर के बीच में, d इज नथिंग एल्स AR साइन थीटा, तो एक तरीका। दूसरा तरीका है कि मैं आपको अगर मान लो इसको k बोल दूं और मैं आपको r k के कोऑर्डिनेट दे दूं, तो k और r के बीच का डिस्टेंस भी हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू KR। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जिससे आप चाहो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ KR वेक्टर। तो मैं मान लो मैं दूसरे वाले से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, लेट k के कोऑर्डिनेट आ गया इसके टर्म्स में, तो 3 + 14 लैम्डा, 2 लैम्डा -1, 2 + 10 लैम्डा। ठीक, अब लैम्डा कैसे आएगा, तो देखो VL वेक्टर और RK वेक्टर ये परपेंडिकुलर होंगे, तो फॉर लैम्डा RK का डॉट कर देना V ऑफ L के साथ 0, वहाँ से तुम्हारा लैम्डा निकल आएगा। करेक्ट है, लैम्डा की वैल्यू निकाल देना, लैम्डा बाय डिफॉल्ट सिंप्लीफाई करके 0 आता है, लैम्डा 0 करते ही तुम्हारे पास k का कोऑर्डिनेट आ गया, k का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, -1, 2, 3, -1, 2, करेक्ट है, और जो R और K है, RK वेक्टर आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, RK वेक्टर आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है √26। उसने आपसे क्या पूछा है, ये d है, उसने आपसे क्वेश्चन ने पूछा था d² बताओ, शायद लेट मी चेक, उसने आपसे पूछा था d² बताओ, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूंगा d² की वैल्यू बच्चा कितनी है, तो आंसर आ जाता है 26। इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो m पॉइंट निकाला था ना अपन ने पीछे, देखो 3 - 1 2, ये m पॉइंट ही k पॉइंट है। अभी ब्यूटी थी क्वेश्चन की, अगर जिसको स्ट्राइक कर जाएगी वो करेगी, नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 3D का फिगर है ना, हमें दिखेगा नहीं कि जो m है, इस लाइन पे जो m बैठा है इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो 0,0,6 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी 2 क्वेश्चन है, इसको मीडियम या टफ दोनों दे सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए टफ बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में टफ हो जाता है। ठीक है, क्या दिया है वो समझ लें। तो सबसे पहले तो जेड को देखो, तो जेड लिखा हुआ है 1 - i/√3/2, तो -1 -1/2 + i/√3/2 ओमेगा हो गया 1 - i/√3/2। देखो इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, ये होता है ओमेगा तुम्हारा, इसकी कोई वैल्यू होती है -1/2 + i/√3/2, इसका नेगेटिव ले लूँगा तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो ये जो जेड है बेसिकली कुछ नहीं है, माइनस ओमेगा लिखा हुआ है। करेक्ट है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, माइनस का ओमेगा लिखा हुआ है। तो जेड प्लस 1/z, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड अगर ये था तो 1/z जो होगा बेटा वो हो जाएगा -1/- ओमेगा, 1/- ओमेगा मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका कॉन्जुगेट, ये होता है ओमेगा स्क्वायर, तो उसका नेगेटिव इधर बैठेगा। ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट का सम कितना होता है, दोनों का कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, तो 2 टाइम्स ऑफ, और रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉस ऑफ, और हाफ है तो π/3, यह है जेड प्लस 1/z की वैल्यू 2 cos π/3। ठीक है, इस तरीके से z² + 1/z² निकालूंगा अगर मैं, तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर का रखा है तो 2 π/3। ऐसे जनरलाइज कर देंगे इसको मैं, z⁻r + 1/z⁻r लिख दूं बच्चा, तो आ जाएगा 2 cos r π/3। ठीक है, अब जो सम पूछा है कि उस पर चल रहे हैं,
तो उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा 21 प्लस सिग्मा जेड की पावर आर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर आर की पावर क्यूब, और आर मूव कर रहा है 1 से लेकर के 21 तक। तो 21 को तो ऐसे ही रखा रहने दो। अब ये देखो होल क्यूब चल रहा है, तो लिखा है सिग्मा 2 का क्यूब मतलब 8 तो बाहर ले लिया मैंने, और ये आ गया कॉस क्यूब आर पाई बाई 3, और आर मूव कर रहा है 1 से लेकर के 21 तक। इसको जब हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो आई गेट द वैल्यू 21 प्लस 8 टाइम्स सिग्मा ये इधर आके 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 बाहर ले लो, और अंदर बैठेगा कॉस 3 थीटा कॉस आर पाई प्लस 3 कॉस थीटा 3 कॉस आर पाई बाई 3 3 कॉस आर पाई बाई 3, और आर मूव कर रहा है 1 से लेकर के 21 तक। अब तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीरीज का सम है, 2 सीरीज है। पहली वाली सीरीज तो बहुत ही सिंपल है, तो 2 टाइम्स बन गया। अब देखो कॉस ऑफ आर पाई, आर 1 से 21, तो पाई 2 पाई पाई 2 पाई 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 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 10 तो चलेंगे, लास्ट रो बचेगा 21 आर पाई बाई 1 मतलब -1 आ गया। क्लियर? इस तरीके से इसको चेक करेंगे तो माइनस का 3। अब देखो 2 पाई बाई 3 आर पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 3 -1 आ गया, 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 6 पाई बाई 3, तो -1 + 1 ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव 6 पेयर का सम 0 है। करेक्ट है, 6 3 का 18 पेयर का सम तो 0 हो गया। दिखा, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 3 पाई बाई 3 पाई -1 आ गया, 4 पाई बाई 3 नेगेटिव, 5 पाई बाई 3 पॉजिटिव, 2 फिर कट गए। करेक्ट है, 6 पाई बाई 3 2 पाई आ गया, +1 हो गया 0। तो 6 पेयर का सम 0 बैठेगा इसमें। चाहे तो आप कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, चाहे डायरेक्ट कर दो, 6 पेयर का सम 0 बैठेगा। 6 पेयर का सम 0 है, 6 3 का 18 हो गया। अब बचे अपने पास 3 पेयर, लास्ट के 3 21 20 और 19। 20 रखेंगे, 21 तो यानी कि उधर 6 के हिसाब से अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो लास्ट के 3 पेयर बचेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा कॉस 21 पाई बाई 3, कॉस 21 पाई बाई 3 मतलब 3 6 18 और 18 7 पाई आ गया, कॉस 7 पाई 21 मतलब 7 पाई का तो -1 आ गया, कॉस 20 पाई बाई 3 तो 7 पाई माइनस पाई बाई 3 +1 आ गया। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब ठीक है, समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाना चाहा। उसकी वैल्यू आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेना बच्चा, ठीक है। मैं सीधे ठीक है, तो -3 के हिसाब से जो ये वैल्यू बचेगी आपके पास अगेन -+1, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 21 -2 -6, 6 2 8 चले जाएंगे, और अल्टीमेटली आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा 13। अल्टीमेटली आंसर क्या निकल के आ जाएगा 13, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर 13। And the last question of the paper is the PNC permutation and combination, a very easy question, ठीक है। नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स बताने, 3 डिजिट के इवन नंबर बताने बाय द डिजिट 0 1 2 if the repetition of digit is not allowed। बहुत ही बेसिक चवन्नी टाइप का क्वेश्चन। तो भाई एक बार रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो 0 बैठा दो, और एक बार 0 की जगह पे 4 या 6 बैठा दो। तो अगर 0 बैठ गया तो पहले प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शन, दूसरे प्लेस को फिल करने के 1 2 3 4 5 ऑप्शन, दूसरे प्लेस को फिल करने के 4 ऑप्शन × 1। और अगर 0 नहीं बैठा है, 4 या 6 बैठा है, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शन, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं बैठेगा और एक नंबर ये नहीं बैठेगा। तो 5 थे, 5 में से 0 हट गया और एक वो हट गया, तो 4 बैठेगा। और इसको भरने के लिए अब 0 आ गया और 2 नंबर नहीं आएंगे, तो 4 फिर बैठेगा। 32 और 20, तो ये 20 + 32 और 20 + 32 मतलब टोटल आंसर आएगा 52। क्लियर? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अपन ने दी एंड कर दिया इसका